10 कदम आप देख रहे हैं। बड़ी खबर से बुलेटिन का आगाज कर रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से जुड़ी बड़ी जानकारी अब तक पहुंचा रहे हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ का आज का एटा दौरा है और कुछ ही देर में पहुंचने वाले हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अलीगढ़ से एटा। इस दौरे के मद्देनजर पुलिस फोर्स की तैयार कर गई है तैयारी तैनात की गई है। भारी संख्या में पुलिस फोर्स यहाँ पर कार्यक्रम के लिए भव्य पंडाल बनाए गए हैं। कई योजनाओं का शिलान्यास होना है, लोकार्पण होना है। एटा के जवाहर तापी परियोजना में कार्यक्रम का आयोजन किया जाना है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं इस समय की, लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कुछ ही देर में एटा में होंगे। एटा वासियों के लिए सौगात दी जानी है। आज कई परियोजनाओं का लोकार्पण शिलान्यास किया जाना है और ये सीधी तस्वीरें आपके सामने एटा से पहुंचा रहे हैं। इसी भव्य कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अब से थोड़ी देर के बाद शिरकत करने वाले हैं। कल अलीगढ़ वासियों को खुश किया गया। हर जिले की तरफ कूच कर रहे हैं मुख्यमंत्री और कुछ ना कुछ सौगात हर जिले के लोगों के लिए उनके पिटारे से निकल रही है। कल अलीगढ़ में 446 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण कर दिया गया। आज तस्वीरें आपके सामने सीधा एटा से पहुंचा रहे हैं। ये वही मंच है जो सज चुका है। अधिकारी पहुंच चुके हैं, बस इंतजार हो रहा है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का यहां पहुंचने का। तो ये भव्य पंडाल बनाया गया है, भव्य मंच की तस्वीरें आप देख रहे हैं। इस समय आला अधिकारी मंच पर मौजूद, कोई कमी ना रह जाए, इसी के लिए एक आखिरी निरीक्षण किया जा रहा है। और सामने डबल इंजन की सरकार आप देखेंगे। पीएम मोदी और सीएम योगी इस कार्यक्रम में अब से थोड़ी ही देर के बाद शिरकत करेंगे। तो एटा वासियों के लिए आज का रविवार बेहद खास, क्योंकि सोर्सेस के हवाले से जानकारी मिल रही है कई करोड़ रुपए की परियोजनाओं का आज शिलान्यास और लोकार्पण किया जाना है। जो कार्य चल रहे हैं वो कितनी तेजी से चल रहे हैं, उनको लेकर निरीक्षण मुख्यमंत्री की तरफ से किया जाना है। तो देखिए तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं और लगातार आप देख रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक तरफ बाढ़ प्रभावित एरियो का, बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा कर रहे हैं। हर उस जिले की तरफ जा रहे हैं जहां पर लोग परेशान हैं। अधिकारियों को आदेश दिए जा रहे हैं कि बाढ़ प्रभावित लोगों को हर संभव मदद तत्परता से दी जाए। तो वहीं दूसरी तरफ एटा और अलीगढ़ के दौरे पर मुख्यमंत्री, जहां पर अलीगढ़ और एटा के लोगों को सौगात दी जानी है। नाथ का दौरा है जो करीब 10 बजे यहाँ पहुँचने का कार्यक्रम प्रस्तावित है। उसी को लेकर जिला प्रशासन ने पूरी तैयारियां कर ली हैं और मैं इस समय पंडाल में मौजूद हूँ। यहाँ जवाहर तापी परियोजना में जो कार्यक्रम रखा गया है वहाँ तमाम जो है लोग यहाँ पहुँचे हुए हैं। सुरक्षा की दृष्टि से मैं बात करूँ तो यहाँ एटा ज़िले के अलावा आसपास के ज़िलों से भी पुलिस फोर्स तैनात किया गया है, भारी पुलिस फोर्स तैनात किया गया है। यहाँ उनके साथ में तमाम मंत्री, विधायक, सांसद यहाँ आने की संभावना जताई जा रही है कि उनके लिए तमाम मंच बनाया गया है, पंडाल बनाया गया है। यहाँ से कार्यक्रम के बाद में वो मेडिकल कॉलेज का निरीक्षण करने पहुँचेंगे और उसके बाद वहाँ प्रबुद्धजन के साथ बैठक का भी कार्यक्रम प्रस्तावित है। उसके साथ अधिकारियों के साथ भी निर्देश करेंगे। मैं अपने सहयोग से कहूँगा वो दिखाएं कि तमाम महिलाएं जो बैठी हुई हैं, जो लाभार्थी हैं, कई योजनाओं के जो लाभार्थी हैं उनको जहाँ बुलाया गया है, उनको प्रमाण पत्र दिए जाएंगे और तमाम लोग यहाँ उन्हें देखने के लिए, मुख्यमंत्री को देखने के लिए तमाम लोग यहाँ पहुँचे हैं। जिला प्रशासन की बात करें तो यहाँ तमाम व्यवस्था ऐसी है कि कोई समस्या नहीं है। उन्हें साफ कर दिया गया है कि सुरक्षा की दृष्टि से जो भी ज़्यादा से ज़्यादा उनकी व्यवस्था हो सकती है उसके लिए तैयार किया गया है। और मैं इस समय मौजूद हूँ वहीं पंडाल में। आप पीछे मेरे मंच देख सकते हैं जो भव्य मंच बनाया गया है। यहीं 10 बजे के आसपास बताया जा रहा है कि वो यहाँ पहुँचेंगे। उसके बाद यहाँ अधिकारियों के साथ उनकी जो यहाँ से जाने के बाद अधिकारियों के साथ बैठक है। बैठक के बाद में प्रबोधन के साथ भी बैठक करेंगे। वहीं यहाँ कुछ परियोजना का शिलान्यास लोकार्पण भी करेंगे। अजयंत शर्मा, न्यूज़ 18 एटा। मुख्यमंत्री योगी के एटा दौरे की तस्वीरें आप तक पहुंचाएंगे, लेकिन इससे पहले आपको बताते हैं कि सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास, ये अपने स्लोगन के सहारे आगे बढ़ने वाली बीजेपी अब मिशन 2024 के रंग में नजर आने लगी है। बीजेपी अब पसमानदा बुद्धिजीवियों के जरिए मुसलमानों की बड़ी आबादी को अपने साथ आगे बढ़ाने वाली है। 2024 के लोकसभा चुनाव और उससे पहले होने जा रहे निकाय चुनाव के मद्देनजर मुसलमानों के बीच में गहरी पैंठ बनाने के लिए पार्टी अपने अल्पसंख्यक मोर्चा के माध्यम से
आज देश का पहला पसमानदा बुद्धिजीवी सम्मेलन लखनऊ में आयोजित करने जा रही है। लोकसभा और निकाय चुनाव की तैयारी में जुटी भारतीय जनता पार्टी ने अब पसमानदा समाज के जरिए मुस्लिमों में पैठ बनाने की रणनीति पर काम तेज कर दिया है। आज भारतीय जनता पार्टी की तरफ से पसमानदा बुद्धिजीवी सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है और सम्मान समारोह भी होगा। जो पसमानदा समाज से जुड़े हुए लोग हैं उनको आज सम्मानित किया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी के तमाम बड़े पदाधिकारियों और राज्यसभा सांसद और डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक की तरफ से। यही नहीं, भारतीय जनता पार्टी अब लगातार पूरे उत्तर प्रदेश में मुस्लिमों के बीच अपनी पैठ बनाने के लिए पूरा एक अभियान चलाने जा रही है और इस तरह के सम्मेलन पूरे उत्तर प्रदेश में हर क्षेत्र में होंगे। आज राजधानी लखनऊ में पसमानदा समाज का सम्मेलन हो रहा है और इसके बाद 18 अक्टूबर को कानपुर में होगा, फिर दिवाली के बाद वाराणसी में सम्मेलन होगा। उत्तर प्रदेश के तमाम क्षेत्रों में इस तरह के सम्मेलन भारतीय जनता पार्टी करेगी। इसके पीछे सीधी भारतीय जनता पार्टी की सधी हुई रणनीति है कि आगामी लोकसभा और निकाय चुनाव को लेकर मुस्लिमों के बीच एक मजबूत पैठ बनाई जाए। कैमरामैन गोपी गिरी के साथ संकेत मिश्रा, न्यूज़ 18 लखनऊ। और इस वक्त की बड़ी जानकारी अब तक पहुंचाते हैं। नेताजी मुलायम सिंह यादव से जुड़ी हुई बड़ी खबर आ रही है। नेताजी मुलायम सिंह यादव की अस्थियों का विसर्जन हरिद्वार में होगा। अस्थियों का विसर्जन सुबह 11:15 पर अखिलेश यादव करने वाले हैं। जॉली ग्रांट एयरपोर्ट पहुंचेंगे। 11:30 बजे देहरादून से हरिद्वार के लिए होंगे रवाना। 12 बजे का समय है जब अस्थियों को विसर्जित किया जाएगा चौधरी चरण सिंह घाट पर। खबर लखनऊ से, जहां पर एक दरोगा की युवक से बदसलूकी का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। वीडियो में दिखेगा किस तरह से छोटी सी बात पर नाराज दरोगा अचानक से एक युवक की गर्दन पकड़कर उसे पीटना शुरू कर देता है। दरोगा ने युवक को कई थप्पड़ जड़े। मंडियाव इलाके में एक एक्सीडेंट हो गया था। एक्सीडेंट में एक व्यक्ति की मौत हो गई थी। घटनास्थल पर हादसे को लेकर पुलिस और एक्सीडेंट में मारे गए व्यक्ति के परिजनों से पुलिस की कहासुनी हुई और इसी बात को लेकर दरोगा ने मृतक के रिश्तेदार की जमकर पिटाई कर डाली। बढ़ते आगे बागपत से खबर, जहां पर फूड विभाग एक्शन में नजर आ रहा है। एडीएम ने फूड विभाग के साथ मिलकर नकली मिलावटी मावा इसके खिलाफ अभियान चलाया है, जिसमें बड़ौद क्षेत्र के टोडी गांव में चल रही कई मावा भट्टियों पर एडीएम ने इनकी टीम के साथ मिलकर छापेमारी की है। इस दौरान एडीएम ने पाउडर से बनाए जा रहे मावे को पकड़ा है, सील कर दिया है जहां पर ये काम हो रहा है और नकली मावा नष्ट करवाया गया है। एडीएम ने बताया कि गांव में भारी मात्रा में पाउडर से नकली मावा बनाने की उन तक सूचना पहुंची थी। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं बागपत से तस्वीरें, जहां पर देखिए पुलिस का ये अभियान नकली मावा पे छापेमारी करने का। और टोडी गांव से आप तस्वीरें देख रहे हैं, जहां पर जब छापा मारा जाता है तो भारी मात्रा में नकली मावा बरामद किया गया। नकली मावा नष्ट कर दिया गया है। बढ़ते आगे, झांसी की गरोठा विधानसभा सीट से बीजेपी के विधायक जवाहरलाल राजपूत और उनके परिवार को जान से मारने की धमकी दी गई है। विधायक के घर धमकी भरा लेटर पहुंचा है, जिसमें साफ साफ लिखा गया है विधायक और उनके पूरे परिवार की हत्या करने की जो सुपारी है वो हरियाणा के शार्प शूटर्स को दी गई है। धमकी भरा ये लेटर भिजवाने का आरोप समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक दीप नारायण सिंह यादव पर लगा। दीप नारायण यादव अभी जेल में बंद है। उस पर बुंदेलखंड के सबसे कुख्यात, सबसे खूंखार अपराधी लेखराज यादव पुलिस कस्टडी से छुड़ाने की साजिश रचने का असफल प्रयास करने का आरोप है। धमकी भरे लेटर में भी दीप नारायण यादव के नाम का जिक्र है। बीजेपी विधायक जवाहरलाल राजपूत ने इस संबंध में पुलिस में शिकायत की है और पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है।
और आइए अब आपको गोरखपुर लिए चलते हैं, जहां पर पुलिस ने गैंगस्टर हिमांशु साहनी को गिरफ्तार किया। गैंगस्टर शातिर हाईवे पर खड़े हुए ट्रकों से चोरी की घटनाओं को अंजाम दिया करता था। आपको दिलचस्प बात बताएं, इस खबर में आरोपी हिमांशु जो है वो IIT का छात्र रहा है, लेकिन माँ बाप की मौत के बाद गलत संगत में गया। हिमांशु अपराध के दलदल में धंसता ही चला गया। पुलिस ने साल 2021 में हिमांशु पर गैंगस्टर एक्ट लगा दिया था और तभी से ये शातिर बदमाश फरार था। हालांकि इसकी गिरफ्तारी को लेकर 15,000 रुपए का इनाम भी घोषित किया गया था। और ये बढ़ते हैं आगे बुलंदशहर से खबर, जहां की खुर्जा से किडनैप किए गए व्यापारी को पुलिस ने महज 24 घंटे के अंदर बदमाशों के चंगुल से सकुशल बचा लिया। कल सुबह बदमाशों ने एक्टिवा सवार 70 साल के हार्डवेयर व्यापारी राजकुमार को अगवा कर लिया था, जिसके बाद पुलिस ने व्यापारी को सकुशल बचाने के लिए करीब 10 से ज्यादा टीमों का गठन किया। IG मेरठ जोन प्रवीण कुमार ने खुद मोर्चा संभाल लिया। हालांकि अभी तक पुलिस ने इस बात का खुलासा नहीं किया है कि इस केस में पुलिस को कैसे सफलता मिली, कितने बदमाश हैं, कितने बदमाश गिरफ्तार किए गए हैं। पुलिस जल्द ही प्रेस कॉन्फ्रेंस करके हर एक सवाल का जवाब देगी। और ये इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा दी। मशहूर जादूगर OP शर्मा का निधन हो गया है। 49 साल की उम्र में जादूगर OP शर्मा का निधन हुआ है। लंबे समय से बीमार थे जादूगर OP शर्मा। बलिया के रहने वाले थे जादूगर OP शर्मा। और अब आपको राम मंदिर की एक नई झलक दिखाते हैं। ट्रस्ट ने जारी की एक ताज़ा तस्वीर। हम आपको दिखाने वाले हैं अब वही तस्वीर। अयोध्या में बन रहे भगवान श्री राम के इस भव्य मंदिर की आपको हम तस्वीर दिखाएंगे। ये देखिए आपके सामने ये ताज़ा तस्वीर है जो ट्रस्ट की तरफ से जारी की गई है। मंदिर की खूबसूरत झलक आप देख रहे हैं। 2024 से पहले ही ये खूबसूरत मंदिर बनकर तैयार हो जाएगा। भव्य राम मंदिर, इसके लिए एक लंबी लड़ाई लड़ी गई और अब एक लंबे समय से काम चल रहा है। 2024 लोकसभा चुनाव से पहले की तैयारी है। लक्ष्य निर्धारित किया गया है इस मंदिर के पूरे होने का। झांसी की गरौठा तहसील से ब्रिटिश काल में बनी बडवार झील पर जिला प्रशासन तेजी से काम कर रहा है। झील के कायाकल्प होने के बाद क्षेत्र के किसानों को सीधा इसका लाभ मिलेगा। मुख्यालय से लगभग 60 किलोमीटर दूर गरौठा तहसील में ब्रिटिश काल के दौरान बडवार नहर प्रणाली को विकसित किया गया था, जिससे सिंचाई, मत्स्य पालन और गुरसराय कस्बे को पानी मुहैया कराया जाता है। बारिश कम होने की वजह से झील अपना जलस्तर नहीं भर पाती, जिससे जनता परेशान थी और इसी समस्या को दूर करने के लिए फीडर कैनाल निर्माण की परियोजना का गठन किया गया। इस परियोजना का काम समय से पूरा हो, इसके लिए जिलाधिकारी चल रहे कामों का स्थलीय निरीक्षण करते रहते हैं। काम पूरा हो जाने के बाद क्षेत्र में किसानों और सिंचाई से जुड़े हुए किसानों को एक बड़ी राहत मिलेगी। पेयजल की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित है। परियोजना सर, और क्या किसानों को लाभ मिलने वाला है? देखिए, बरवाड़ झील झांसी जनपद में हेडक्वार्टर से लगभग 60 किलोमीटर दूर एक बहुत बड़ा ब्रिटिश काल से ही झील है, जिसमें ब्रिटिश काल से ही आसपास के 45 गांवों में सिंचाई की सुविधा देकर वहां के लोगों का जीविकोपार्जन में मदद किया जाता था। बाद में उससे पेयजल की सुविधा और मत्स्य पालन भी शुरू हुई।
बट कालांतर में बारिश कम होने के कारण न उसमें पूरा पानी भरता था और न ही पूरी सुविधा जो शुरू में दी जाती थी वो होती थी। इसलिए सरकार के द्वारा इसमें फीडर कैनाल से पानी भरने की परियोजना चालू हुई, जो कि लगभग पूरा हो गया है, थोड़ा काम मात्र बाकी है। और मार्च सितंबर में उसमें फीडर कैनाल के माध्यम से बेतवा नदी से जो इनका मुख्य कैनाल है उसके माध्यम से फीडर कैनाल का निर्माण करके पानी भरा गया। वर्तमान में 100% जो पानी उसमें होना चाहिए वो भरा हुआ है। और पानी भरने से जहां पूर्व में 45 गांव में सिंचाई की सुविधा पूरी कैपेसिटी से मिलेगी, मछली पालन भी होगा, जो गुरसराय जो हमारा अर्बन एरिया है उसमें पेयजल की सुविधा पहले मिलती थी वो भी पूरी कैपेसिटी से मिलेगी। साथ ही जल जीवन मिशन के अंतर्गत आसपास के गांवों के लिए जो परियोजना बन रही है, पेयजल परियोजना, जो कि अगले साल शुरू होने की पूरी संभावना है, उसको भी पूरी मात्रा में पानी मिल सकेगी। तो हमें लगता है ये बहुत अच्छी योजना है। और बारिश के समय में बेतवा नदी के माध्यम से जो पानी बर्बाद चला जाता है, बह जाता है, उसको हम बरवाड़ झील में भर के आसपास के लोगों को पुष्पित पल्लवित कर रहे हैं। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। अबू धाबी में गिरफ्तार किए गए ग्रेटर नोएडा के एक कारोबारी प्रवीण शर्मा की वतन वापसी हो चुकी है। वो आज ही दुबई से दिल्ली पहुंचे हैं। एयरपोर्ट पर प्रवीण का जोरदार स्वागत किया गया। उनका परिवार यहां काफी भावुक नजर आया। इससे पहले अबू धाबी में रिहाई के बाद प्रवीण ने अपने परिवार को अपनी एक फोटो शेयर की थी। भेजते हुए उन्होंने विक्ट्री साइन शो की थी। प्रवीण शर्मा अपनी पत्नी के साथ स्विट्जरलैंड जा रहे थे। अबू धाबी में उन्हें अपनी फ्लाइट चेंज करनी थी, लेकिन यहां जांच के दौरान 12 अक्टूबर को अबू धाबी पुलिस ने प्रवीण शर्मा को और उनकी पत्नी उषा शर्मा को रोक लिया। प्रवीण की पत्नी को अबू धाबी से भारत के लिए डिपोर्ट किया गया, जबकि प्रवीण को इसलिए गिरफ्तार कर लिया गया क्योंकि उनकी शक्ल एक अपराधी से मिलती थी। और इस समय हमारे साथ प्रवीण शर्मा जी लाइव मौजूद है। सीधे उनसे जान लेते हैं उनकी कहानी के बारे में। प्रवीण जी, बड़ी फिल्मी है आपकी कहानी। फिल्मों में अक्सर हमने देखा है कि हीरो या तो वापस नहीं लौट पाता भारत, या फिर लौटता है तो एक लंबा समय हो जाता है। आप भी अपनी कहानी के हीरो हैं। सबसे पहले आप बताइए क्या हुआ था, पूरा मामला समझाइए। कहाँ आप जा रहे थे, कहाँ आपको रोका गया और क्या कह के आपको रोका गया? प्रवीण जी। मैं स्विट्ज़रलैंड के लिए जा रहा था। मैं ट्रांजिट में था अबू धाबी एयरपोर्ट पे। वहाँ से मेरा ट्रांजिट था जाने के लिए टू स्विट्ज़रलैंड। मेरी फ़्लाइट थी 3:15, 3:15। 11:20 पे उन्होंने मुझे अरेस्ट किया वहाँ की CID ने। कि उन्होंने एक फ़ोटो दिखाया, मुझसे बोला कि ये आपसे मैच करता है फ़ोटो। मैच करने के बाद मेरे से पूछा कि ये आप ही हो? मैंने कहा नहीं, मैं नहीं हूँ। तो उन्होंने फिर से मुझसे बोला नहीं, आप ही हो। तो मैंने मना किया नहीं, ये मैं नहीं हूँ। तो मुझे अपने साथ लेकर गए। मेरी मिसेज मेरे साथ थी। वो मुझे अपने अफसर ऑफिस लेकर गए, अपने हेडक्वार्टर। वहाँ पे उन्होंने मेरा आई का टेस्ट किया, जिसमें उसने मुझे एक बार बोला गुड। फिर मैंने उनसे फिर से अपने बारे में बात की। वो अरबी भाषा में बात करते थे तो इंग्लिश में थोड़ा कम बोलते थे। मैंने उनसे बात पूछा कि आप मुझे कितनी देर में छोड़ेंगे। तो उन्होंने फिर मुझे मेरा करीब 2 घंटे के बाद पासपोर्ट लौटा दिया और मुझसे कहा कि आप जाओ। लेकिन जब मैं चेक इन कर रहा था बोर्डिंग पास लेके, तो अचानक से उनके कंप्यूटर में फिर से वही मुझे रोका गया। एक बीप आई, उन्होंने रोक दिया मुझे। फिर से वहाँ से उनकी पूरी टीम CID की फिर से वहाँ गई और मुझे फिर से अरेस्ट किया। अरेस्ट करने के बाद वो मुझे अपने हेडक्वार्टर लेके गए। मैंने अपनी पत्नी से कहा कि आप यहाँ से जाओ, तो मैं 1 या 2 दिन में आ जाऊँगा, कुछ टाइम लगेगा मुझे। तो वहाँ पे मेरी मिसेज अबू धाबी में रह गई। रहने के बाद मैं उनके हेडक्वार्टर जब पहुँचा, हेडक्वार्टर में उन्होंने मुझसे पूछताछ की कि आप हैं, यू हैव एक्सेप्टेड, कि आप स्वीकार करें कि ये आप ही हैं और वी हैव टू लीव यू। मैंने कहा नहीं, मैं हूँ ही नहीं, तो मैं एक्सेप्ट क्यों करूँ। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, आप ही हो, आपकी कंपनी थी 2015 में, आप यहाँ आए हो, आपने एक क्राइम किया है और आप इसको आप ही हैं। आपका ये आप देखिए डेट ऑफ बर्थ और आपका नाम है प्रवीण कुमार। फादर नेम डज नॉट मैच, फादर नाम अलग था और मदर नाम वो भी अलग था।
मेरे फादर को बताया कि फादर श्री राधेश्याम कौशिक है, माँ का नाम है माया देवी। वो मानने के लिए तैयार नहीं थे। उन्होंने पूरी रात मुझे अपने हेडक्वार्टर रखा। उसके बाद मुझे सुबह होल्डिंग सेल में भेज दिया। होल्डिंग सेल में जाने के बाद उन्होंने मेरा फ़ोन वगैरह सब लेके रख लिया। होल्डिंग सेल में जाने के बाद उन्होंने दिन में एक सीआईडी के अफसर आए। उन्होंने मुझसे पूछा कि प्रवीण, ये आपके इस तरह का चार्जेस है? तो मैंने कहा नहीं, मैं नहीं हूँ, मेरा नाम प्रवीण कुमार है, मेरे पिता का नाम सारे। उन्होंने कहा आपका ओल्ड पासपोर्ट है, वो दिखाइए आप। मैंने ओल्ड पासपोर्ट मेरे पास नहीं है, आप मुझे कंफर्म करिए, मेरा बायोमेट्रिक लीजिए, पर वो नहीं माने। उसके बाद उन्होंने मुझे वहाँ पर एक दिन रखा। तो वहाँ पे खाने के लिए भी जैसे कोई ऐसी सुविधा नहीं थी, सब नॉन वेज ही था। तो ठीक है प्रवीण जी, वैसे देखिए आपकी कहानी में सबसे ज़रूरी था धैर्य रखना, अपने ऊपर विश्वास रखना, क्योंकि ये वो परिस्थिति है जो किसी के साथ भी होगी तो इंसान डर जाएगा। आपकी पत्नी ने भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है आपकी वतन वापसी में। वो भारत आती हैं, नोएडा में आके अधिकारियों के साथ मुलाकात करती है और भारत सरकार ने बहुत ही तेजी से काम किया है। क्या बोलेंगे आप इंडियन गवर्नमेंट को इस चीज़ के लिए, क्योंकि अगर वो एक्शन नहीं लेती तो शायद आप भारत लौट के नहीं आ पाते? मैं अपनी इंडियन गवर्नमेंट, माननीय प्रधानमंत्री जी श्री जयशंकर प्रसाद जी, हमारे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट सुहासल भाई जी, सांसद जी महेश शर्मा जी और पूरी इंडियन गवर्नमेंट को धन्यवाद देता हूँ। और मीडिया जिन्होंने इसे पूरा उठाया, मुझे हौसला दिया, मेरे परिवार को, मैं इनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। इन्हीं की वजह से मैं आज यहाँ अपने घर सकुशल वापसी कर पाया हूँ। एक बार मुझे उम्मीद नहीं थी कि मुझे लगा बहुत ज़्यादा समय लगेगा, हो सकता है महीना लगे, 2 महीने लगे, 6 महीने लगे। ठीक है प्रवीण जी, जब आप वहाँ एक दिन पूरा रहे तो कैसी परिस्थितियों में रहे? जैसा कि आप बता रहे थे कि वहाँ पर आप जब थे तो खाने पीने की कोई सुविधा कैसी दी गई आपको, आपको कहाँ रखा गया था और वहाँ के जो लोग थे आपके साथ किस तरह का बर्ताव करते थे? बहुत जल्दी से बताइएगा, छोटा सा आंसर। वो क्या है कि वो कुछ नहीं बोलते थे। अरबी भाषा उनको आती थी, मैं नहीं बोल पाता था अरबी भाषा। उन्होंने वहाँ मुझे कुछ खाने के लिए नॉन वेज दिया, लेकिन मैंने नहीं खाया, मना कर दिया ना। तो मैंने वहाँ पे पानी पी के इस तरह से मैं ठीक है, तो बस पानी पी के आपने अपना समय बिताया। प्रवीण शर्मा जी, बहुत शुक्रिया आपका हमसे बातचीत करने के लिए। और इसी के साथ एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुक रहे हैं, कहीं मत जाइए, जल्द लौटेंगे।